अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए मैं फिजियोलॉजी का लेक्चर कर रही हूँ। लास्ट टाइम हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम का किया था डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड। मतलब ये कि जब डिफ्यूज़ हो जाती है पल्मोनरी कैपिलरी से, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पल्मोनरी कैपिलरी से सर्कुलेशन के थ्रू टिश्यू में कैसे पहुँचती है, और फिर जब टिश्यू में वो फूड स्टफ़ के साथ रिएक्ट कर लेती है, सारा उसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है, तो एंड प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह फिर ट्रांसपोर्ट होती है टिश्यू से और रिवर्स ऑर्डर में जहाँ से ऑक्सीजन आई थी पल्मोनरी कैपिलरी में और फिर एल्वियोलाई में, ताकि वो एक्सेल आउट हो जाए, ठीक है। तो ये हमने पढ़ना है कि ट्रांसपोर्ट किस तरह से होती है। डिफ्यूज़ तो हो गई थी, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट हमें पढ़नी है, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स पहले देख लेते हैं कि एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर ऑल द फर्स्ट ईयर MBBS एंड BDS स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, नंबर 1, डिस्क्राइब द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यूज टू द एल्वियोलाई. Number 2, define the partial pressure difference of the carbon dioxide to diffuse from the cells to the capillaries and from there to the alveoli to be exhaled out. Number 3, to explain the forms by which carbon dioxide is transported in the blood. Number 4, explain the Haldane effect. Number 5, describe the transport of oxygen from the alveoli to the tissues. And number 6, define shunted blood to make venous admixture of gases. ठीक है, इस सब को समझने के लिए हम दोबारा से ब्रोंक्यूल्स की डायग्राम देख लेते हैं। ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स जब डिवाइड होते हैं ट्री की तरह छोटे छोटे होते जाते हैं ना, मतलब ब्रोंकस मेन, फिर डिवाइड हुआ ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंकाई जो हैं वो ब्रोंक्यूल्स में, फिर वो टर्मिनल ब्रोंक्यूल और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो है ना, टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद आते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के बाद एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट के बाद एल्वियोलाई या एल्वियोलर सैक्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई, इनमें रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है, ठीक है। बाकी जगह पे नहीं है, मेन जो ब्रोंकाई उनमें नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो सिर्फ कंडक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, वहाँ से कोई डिफ्यूजन नहीं हो रहा क्योंकि वहाँ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन नहीं है। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन आपको ये पता होना चाहिए किस चीज़ से मिलके बनी है, एल्वियोलर एपिथेलियम और उसके इर्द गिर्द जो पल्मोनरी कैपिलरी है उसकी एंडोथेलियम। तो वो सारी हमने कर ली थी कि भाई बेसमेंट मेम्ब्रेन है, फिर एपिथेलियल मेम्ब्रेन है एल्वियोलाई की, फिर उसके बाद उसकी इंटरस्टिशियल स्पेस है, उसमें इंटरस्टिशियल टिश्यू है, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, फिर एंडोथेलियम है कैपिलरी की। तो ये सारी लेयर्स मिलके बनाती है रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, जिसमें जो है, या रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, जिसमें जो है वो डिफ्यूज़ होती हैं दोनों गैसेस, ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में। तो अब जब डिफ्यूज़ हो गई तो फिर अब ट्रांसपोर्ट कैसे होंगी, सर्कुलेशन में जाके किस फॉर्म में जाएंगी ना, ये आपको आना चाहिए। तो ये बड़ी अच्छी सी डायग्राम है, ये देख लें आप। अब ये भी हमने देख लिया था कि जो मतलब जो ब्रोंक्यूल्स हैं, 300 मिलियन ब्रोंक्यूल्स टुगेदर इन बोथ लंग्स होते हैं, ठीक है। और वो गोल गोल है ना, ताकि उनके चारों तरफ कैपिलरी नेटवर्क है, और इस तरह है वो कैपिलरी नेटवर्क कि उसमें सिर्फ 40 टू या 60 ml टू 120 ml तक ब्लड होता है सिर्फ सारे इन ब्रोंक्यूल्स में, एल्वियोलाई में। और वो बिल्कुल इस तरह से लगता है कि जैसे शीट ऑफ ब्लड है उसके ऊपर, ठीक है। तो वो इतनी थिन होती है, तो वहाँ से डिफ्यूजन होना है। और अल्लाह मियाँ ने ये इसलिए गोल गोल बनाया है कि इनका रेस्पिरेटरी सरफेस फिर बहुत ज़्यादा हो गया। अगर इसको खोल के रख दें तो एक फुटबॉल का ग्राउंड बन जाए, इतना ज़्यादा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये बड़ी अच्छी मैग्नीफाई करके दिखाई हुई है, आप राइट साइड पे देखें। जो कैपिलरी नेटवर्क है एल्वियोलस में इस तरह होता है, तो उसके दो एंड्स हो गए ना, एक तो आर्टीरियल एंड हो गया, और फिर दोनों मिल रहे हैं, और फिर वीनस एंड हो गया, ठीक है। अब ये वाली डायग्राम जो है ना, बस ये तो बहुत, अगर आपको यह आ जाता है तो समझें सारी आपको पल्मोनरी जो फिजियोलॉजी है ना वो समझ में आ जाएगी। अब ना हमने देखा था कि
प्रेशर डिफरेंस से एक जगह का प्रेशर अगर ज़्यादा है पार्शियल प्रेशर गैस का, तो वो उस जगह पे डिफ्यूज़ हो जाएगी जहाँ उसका पार्शियल प्रेशर कम है। तो अल्लाह मियाँ ने ऐसा निज़ाम रखा है, जब एल्वियोलस में ऑक्सीजन आती है एटमॉस्फेयर से तो उसका पार्शियल प्रेशर कितना होता है 104, ठीक है। और जो ऑक्सीजन इस्तेमाल हो गई है सारी, तो ज़ाहिर है वो कम हो गई है, उसका पार्शियल प्रेशर कम हो गया। जो वीनस एंड में आता है तो 40 होता है। तो ज़ाहिर बात है कि उधर कम है, यानी कैपलरी में कम है, एल्वियोलस में ज़्यादा है, तो कहाँ जाएगी गैस? ऑक्सीजन जो है वो ज़ाहिर बात है ज़्यादा से कम की तरफ आ जाएगी, तो वो पल्मोनरी कैपलरी में आ जाएगी। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टिश्यू में जब बनती है, जब ऑक्सीजन सारे रिएक्शन करता है तो एंड प्रोडक्ट बन रही है ना, तो बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है कि उसका मेटाबॉलिज्म इतना ज़्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर उधर ज़्यादा है टिश्यू में, और कैपलरी में वीनस 40, तो ज़ाहिर बात है कि वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है, तो वो कैपलरी में आ जाती है, और कैपलरी सर्कुलेट करती हुई एल्वियोलर कैपलरी में आती है, ठीक है। उसका पार्शियल प्रेशर एल्वियोलस में बहुत कम है, सॉरी एल्वियोलस में ज़्यादा है, उधर कम है, तो वो एल्वियोलस में चली जाती है। अब एल्वियोलस से बाहर कैसे निकलेगी? एटमॉस्फेयर में उसका कितना है पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का? 0। तो जितना भी होगा एल्वियोलस में तो उससे ज़्यादा ही होगा, तो वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो इसमें यही बताया हुआ है। आप देखें कैपलरी में ये दिखा रहे हैं, इधर देखें आप राइट साइड पे ब्लू कलर का जो एरिया है वो पल्मोनरी आर्टरी से आ रहा है, यानी पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से गया, पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी आर्टरी, दोनों लंग ऑक्सीजनेटेड हो गया ब्लड। तो ये ब्लू इसलिए दिखाते हैं कि क्योंकि वो आर्टरी है इसलिए दिखा रहे हैं, लेकिन उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब वो पल्मोनरी आर्टरी में आप देखें जो ऑक्सीजन वापस आ रही है, इस्तेमाल हो गई है जो, तो वो कितना है? PO2 उसका 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है, और PCO2 कितना है? 45 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। अब ये कैपलरी में आई, एल्वियोलस सफ़ेद रंग का जो गोला है ना, उसके अंदर एल्वियोलस है, वाइट पोर्शन, उसमें कितना है PO2, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 105, और PCO2 40, ठीक है। तो PCO2 46 है पल्मोनरी कैपलरीज में, और यहाँ पे 40 है, ठीक है। तो कहाँ जाएगी? 5 का तो फिर भी डिफरेंस है ना, तो ये एल्वियोलस में आ जाएगी। और ऑक्सीजन का देखें 105 है, और पल्मोनरी कैपलरी में कितना है? 40, तो जाहिर बात है वो इस तरफ आ जाएगी, ठीक है। अब ये तीर का निशान दिखाया हुआ है ना, ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोलस से कैपलरी में आ रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड कैपलरी से एल्वियोलस में जा रही है, ठीक है। तो ये पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस का जो मैकेनिज्म है वो यहाँ पे क्लैरिफाई हो गया। अब पल्मोनरी वेन में आई, ये पल्मोनरी आर्टरी थी, पल्मोनरी वेन में जब आई, यानी राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो लंग में गया, ऑक्सीजनेट हुआ, और फिर वापस पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में आएगा ना, तो ये टू पल्मोनरी वेन PO2 उसका थोड़ा सा कम हो गया 100, और PCO2 40, ठीक है। अब ना ये पल्मोनरी वेन से कहाँ गया? लेफ्ट एट्रियम, और वेंट्रिकल में आ गया, वेंट्रिकल से इजेक्ट हो गया एओर्टा के थ्रू, और सिस्टमिक सर्कुलेशन में जब आया तो PCO2 जो है वो 40 है, और PO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज़ 100। थोड़ा सा एडमिक्सचर ऑफ गैसेस हो जाता है, इसकी वजह से जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन था एल्वियोलस में 105 था, तो यहाँ पे 100 हो गया, ठीक है। 100 है तो हर हाल में जो ऑक्सीजन मेटाबोलाइज हो गई है, सारे रिएक्शन कर लिए हैं, तो वो तो बहुत कम हो जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम 23 हो जाता है सिर्फ। तो जितना भी हो 100 से, या 98, 99 है, 96 है PO2, तो वो कम की जगह आ जाएगी ना, तो इस तरह टिश्यू में आ जाती है। और क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी बनी है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो सिर्फ 40 है, तो वहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए वो वापस पल्मोनरी कैपलरी में आ जाती है। सिस्टमिक वेन से राइट एट्रियम में गई, सारी वेन्स जो हैं वो एट्रियम में थ्रू सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा खुल रही हैं, तो बस वो वहाँ पे आ गई, और फिर उसके बाद वही चक्कर होगा, लंग्स में जाएगी, फिर ऑक्सीजनेट होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। समझ में आया? ये मैंने पूरा लेक्चर आपको समझा दिया। अब आगे स्लाइड्स पढ़ देती हूँ मैं।
Carbon dioxide production. Blood carbon dioxide concentration is determined by a balance between carbon dioxide production from cellular metabolism and excretion via the process of alveolar ventilation. अब जाहिर बात है कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन है वो इन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही है ना, कि कितनी टिश्यू में बन रही है और कितनी जो है वो एक्सक्रीट आउट हो रही है, ठीक है। तो एक बैलेंस उसका है इस वजह से। अब पहले हम देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्ट है ना वो कैसे होती है। अब ये आप डायग्राम यहाँ पे देखें, या ये डायग्राम मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, अब बल्कि ये डायग्राम ही आप देखें इसमें जो है ना नीचे वाला आप ग्राफ देखिए, तो सबसे बड़ा हिस्सा जो है ना यानी ग्रीन कलर का जो दिखाया हुआ है, ठीक है। तो 90% या आप कह लें कि 90% जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो एज बाइकार्बोनेट आयन ट्रांसपोर्ट होती है। बाइकार्बोनेट आयन टिश्यू पे बंध गए, निकल गए, पल्मोनरी सर्कुलेशन में आके एल्वियोलस में फिर रिवर्स रिएक्शन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी दोबारा। तो मेजर पोर्शन कार्बन डाइऑक्साइड का बाइकार्बोनेट आयन के तौर पे ट्रांसपोर्ट होता है। फिर 5% जो है वो हीमोग्लोबिन या दूसरी प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाती है और इस तरह से वो ट्रांसपोर्ट होती है, उसको कहते हैं कार्बामिनो कंपाउंड्स। और उसके ये रेड कलर की जो लाइनें देखें बहुत थोड़ी सी है, फिर उसके ऊपर ब्लू लाइन देखिए वो भी 5% है। कार्बन डाइऑक्साइड इन द डिजॉल्व फॉर्म यानी गैस इन डिजॉल्व फॉर्म भी होती है 5%, तो वो भी इस तरह से एक्सेल आउट हो जाती है, ठीक है। लेकिन मेजर पोर्शन जो कार्बन डाइऑक्साइड का है वो एज बाइकार्बोनेट आयन ट्रांसपोर्ट होता है। अब देख लेते हैं बाइकार्बोनेट फिर कैसे बनता है। तो ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड की इन ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस एज डिजॉल्व गैस अलोंग अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द पार्शियल प्रेशर, जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्रॉम सेल्स टू द इंटेस्टिशियम टू सिस्टमिक कैपिलरी ब्लड प्लाज्मा। 90% of carbon dioxide is carried as bicarbonate ions, 5% is carried dissolved in carbon dioxide as carbon dioxide molecules, and 5% of carbon dioxide is carried as carbamino compounds, which consist of carbon dioxide bound to plasma protein और hemoglobin within red blood cells, जो बहुत कम है, सिर्फ 5% है, ठीक है। Carbon dioxide is 20 times more soluble than oxygen at body temperature, and about 2.4 ml of carbon dioxide dissolved per liter of blood at a normal arterial PCO2 40 millimeter of mercury। तो normal arterial जो PCO2 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है। लिख लें अपने पास और अच्छी तरह से याद कर लें, ठीक है। Mixed venous blood contains about 52 ml of carbon dioxide per deciliter of blood, or approximately 88% of bicarbonate, 7% of carbamino compounds and 5% of dissolved carbon dioxide। अब देख लेते हैं हम कि Haldane effect क्या होता है। The Haldane effect refers to changes in the position of carbon dioxide content curve that occurs with oxygenation of the blood and which affect diffusion gradients for carbon dioxide। मतलब जैसे ही ऑक्सीजन टिश्यू में आती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकलना शुरू हो जाती है टिश्यू से, उसको कहते हैं हेल्डेन इफेक्ट। द ओनली फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कैन डिफ्यूज फ्रॉम द सेल टू द प्लाज्मा एट द टिश्यूज एंड फ्रॉम द प्लाज्मा टू द एल्वियोलर गैस एट द लंग इज फ्री कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। मतलब उसको फ्री होना है, जब वो पल्मोनरी कैपिलरी में आ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड एज बाइकार्बोनेट आयन, तो एक केमिकल रिएक्शन होगा जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सेल आउट हो जाएगी। ये नहीं कि बाइकार्बोनेट आयन बाहर एक्सेल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। सिर्फ ट्रांसपोर्ट होगा बाइकार्बोनेट आयन में। अब कार्बन डाइऑक्साइड इन रेड ब्लड सेल, तो क्या रिएक्शन होता है जिसकी वजह से बाइकार्बोनेट आयन्स बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इन आरबीसी कंबाइंस विद वाटर टू प्रोड्यूस कार्बोनिक एसिड इन अ रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो एक एंजाइम अल्लाह मियां ने उसके अंदर रखा है आरबीसी में, उसको कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर से मिला के कार्बोनिक एसिड बना देते हैं। देन दिस कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट्स टू प्रोड्यूस बाइकार्बोनेट आयन्स इनसाइड द आरबीसी व्हिच आर डिलीवर्ड टू द प्लाज्मा बाय द क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंज नोन एज द क्लोराइड शिफ्ट। मतलब क्लोराइड भी जो है एक नेगेटिव आयन है, बाइकार्बोनेट भी नेगेटिव आयन है। तो जब बाइकार्बोनेट आयन बाहर निकलता है सेल से, टिश्यू से ब्लड में आता है, तो उसकी जगह जो है ना क्लोराइड आयन अंदर आ जाता है, ठीक है, उसको बैलेंस कर देता है।
अब ये वाली आप दोबारा ग्राफ में मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखें, पहले हमने नीचे वाला डिस्कस कर लिया था, ऊपर वाला देखिए। लेफ़्ट साइड पे टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रेड ब्लड सेल में जब आई ना, प्लाज्मा में देखें रेड ब्लड सेल दिखाया हुआ है, ठीक है। रेड ब्लड सेल में कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हुई और वहाँ पे उसने वाटर के साथ कंबाइन किया, तो क्या बन गया? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जो है, और ये कैटेलाइज हुआ एंजाइम से कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है। तो कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हो गया बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन में, और बाइकार्बोनेट आयन फिर जो है वो बाहर आ गया, यानी रेड ब्लड सेल से, और क्लोराइड उसकी जगह काउंटर ट्रांसपोर्ट हो गया, तो इसको कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है। तो ये तो टिश्यू लेवल पे हो गया। अब जब ये कार्बन डाइऑक्साइड पल्मोनरी कैपिलरी में पहुंचेगी ना, तो फिर रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। अब देखेंगे वो कैसे होता है। हेल्डेन इफेक्ट हो गया, ये भी आप देख लें, ये भी एक अच्छी सी डायग्राम है। उसमें टिश्यू सेल्स, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। पहली में उन्होंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड इन डिज़ोल्व स्टेट प्लाज्मा में 5% आप कर लें, हमने 5% किया था, यहाँ 10% लिखा हुआ है। 2 देखें आप, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, इसको भी आप 5% कर लीजिए, यहाँ पे 20% लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो है, जो मेन मेजर पोर्शन कार्बन डाइऑक्साइड का है, वो इस वाले रिएक्शन से जब बाइकार्बोनेट आयन बन जाता है ना, तो फिर वो एज बाइकार्बोनेट आयन ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो ये 3 यानी कि 3 फॉर्म्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट होने के। तो ये सब इसमें आपको बता रहे हैं। क्लोराइड शिफ्ट से बाइकार्बोनेट बाहर आ गया, क्लोराइड अंदर चला गया, ठीक है। अच्छा, अब देखें पल्मोनरी कैपिलरी में क्या होता है, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट हो जाती है। जब पल्मोनरी कैपिलरी में ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि बाइकार्बोनेट आयन आए, तो बाइकार्बोनेट आयन हाइड्रोजन के साथ मिलके कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, और कार्बोनिक एसिड जो है वहाँ पे पल्मोनरी कैपिलरी में बाइकार्बोनेट आयन वापस ब्लड सेल में आया, और उसने हाइड्रोजन से मिल के जो है ना कार्बोनिक एसिड बना दिया। कार्बोनिक एसिड फिर डिसोसिएट हो जाता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो फ्री कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है वहाँ पे पल्मोनरी कैपिलरी में, और वो फिर एल्वियोलाई में आके एक्सेल आउट हो जाती है ड्यू टू द पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। सही है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्लोराइड शिफ्ट हुई थी, और यहाँ पे रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट होती है, यानी कि बाइकार्बोनेट जो बना था वो बाहर चला जाता है, और बाहर चला जाता है, बाइकार्बोनेट अंदर आ जाता है, फिर उसका ये रिएक्शन होता है और वो एक्सेल आउट हो जाती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड की तो हमारी ट्रांसपोर्ट हमने कर ली, वो ख़त्म हो गई, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है, ये बहुत डिफरेंट है उससे, कार्बन डाइऑक्साइड से। वंस ऑक्सीजन हैज़ डिफ्यूज्ड फ्रॉम द एल्वियोलाई इनटू द पल्मोनरी ब्लड, इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द पेरिफेरल टिश्यू कैपिलरीज ऑलमोस्ट एंटायरली इन कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन। अब उसमें देखें कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ 5% हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करती है, तो मेजर नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्ट होती है सिर्फ हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है। इन द बॉडी टिश्यू ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद वेरियस फूड स्टफ टू फॉर्म लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब जाहिर बात है, जब ऑक्सीजन से इस्तेमाल कर लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एज मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट बन जाएगा। इट एंटर्स द टिश्यू कैपिलरीज एंड इट इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द लंग्स। सही है। Transport of oxygen from the lungs to the body tissues. We know that gases can move from one point to another by diffusion, and cause of this movement is always the partial pressure difference from the first point to the next. जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा गैस का, उधर से कम पार्शियल प्रेशर की तरफ चली जाएगी। जो मैंने आपको दूसरी डायग्राम में पूरा वो वीनस और कैपिलरी का दिखाया है, आर्टीरियल साइड, उसमें सारे पार्शियल प्रेशर लिखे हुए हैं, वो आप ध्यान से देख लीजिए ना, जो मैंने आपको समझाया वो समझ लीजिए, बस वो पूरी पल्मोनरी फिजियोलॉजी आपको आ जाएगी पार्शियल प्रेशर के फर्क से। लेकिन आपको पता होना चाहिए किधर कितना पार्शियल प्रेशर है। Thus, oxygen diffuses from the alveoli to the pulmonary capillary blood because the oxygen partial pressure in the alveoli is greater than partial pressure in the pulmonary capillary। वहाँ पे तो 40 है या 40 है, तो वो बाहर निकल जाए, अंदर
एल्वियोलस से अंदर आ जाएगी क्योंकि उधर कम है, और एटमॉस्फेयर से जब ऑक्सीजन हमने इनहेल की थी तो 104 था उसका पार्शियल प्रेशर होता है। इन अदर टिश्यूज ऑफ द बॉडी अ हायर partial pressure of oxygen in the capillary blood than in the tissue causes oxygen to diffuse into the surrounding cells। ठीक है, क्योंकि सेल्स के अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड अब कम हो रही है ना, उसका पार्शियल प्रेशर कम हो रहा है क्योंकि वो इस्तेमाल हो गई भी है। ठीक है, तो जितना भी कम भी हो जाए पेरिफ्री में, हालांकि वो 98% या 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तो होता है, तो वो जाहिर बात है कि टिश्यू सेल में आ जाएगी, क्योंकि टिश्यू सेल में तो उसका पार्शियल प्रेशर बहुत कम है। Conversely, when oxygen is metabolized in the cell to form carbon dioxide, the intracellular carbon dioxide pressure rises to a high value, which causes carbon dioxide to diffuse into the tissue capillaries। इसको कहते हैं हेल्डेन इफेक्ट, यानी जब ऑक्सीजन आ गई टिश्यू में, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। दैट इज हेल्डेन इफेक्ट। After the blood flows to the lungs, the carbon dioxide diffuses out of the blood to the alveoli because the partial pressure of carbon dioxide in the pulmonary capillary blood is greater than in the alveoli। ठीक है, उधर 45 है, एल्वियोलस में अगर 40 है, तो 40 की वजह से वो एल्वियोलाई में आ गई, और एल्वियोलाई से बाहर क्यों चली जाएगी? अगर 40 है वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो वहाँ पे तो बहुत कम है, यानी कि एटमॉस्फेयर में 0 है, तो ज़ाहिर है एक्सेल आउट हो जाएगी। सोचें अल्लाह मियाँ का निज़ाम, सोचें निज़ाम कुदरत। अब इस चीज़ पे ही आप देख लें कि बग़ैर सोचे समझे तो दुनिया नहीं बनी है। अल्लाह मियाँ ने कितनी प्लान करके ये दुनिया बनाई है, किस चीज़ की इंसान को ज़रूरत है वही एटमॉस्फेयर में रखा है ना, और सारे मैकेनिज़्म, अल्लाह सोचो तो सही, क्या बनाया, मैं तो हैरान होती हूँ। ऑक्सीजन सोच के बनाया ना, दुनिया तो हम बिला मकसद तो नहीं आया ना। सूरह मुल्क में लिखा हुआ है, कभी पढ़ें, इतना ज़बरदस्त है कि कोई देखो दुनिया को, कोई नुक्स नज़र आता है आपको? एक दफ़ा देखें, 2 दफ़ा देखें, हर दफ़ा आपकी नज़र वापस लौट जाएगी थक के, कोई आपको फ्लॉ नज़र नहीं आएगा नेचर में, अल्लाह ने जो बनाया है। और दूसरे के अगर पूरा कायनात का पानी खुश्क हो जाए तो बहते हुए चश्मे कौन लेके आ सकता है अल्लाह के सिवा? मैं तो हैरान होती हूँ। देखें आप, मतलब लॉज ऑफ फिज़िक्स अप्लाई हो रहे हैं, इंसान को कैसे अल्लाह ने सोच के बनाया है उसको, और हम समझते हैं कि ऐसे ही थोड़ी आ गए हम, आजमाइश के लिए अल्लाह ने भेजा है। फिर अच्छे काम करें, सोचें समझें। और ये फिजियोलॉजी और मेडिसिन, ये तो अल्लाह में से और ज़्यादा करीब करने की होती है। कुरान पढ़ें और ये पढ़ें बस। बहुत ज़बरदस्त है। अब देखिए, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई टू द पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन in the alveolus averages 104 millimeter of mercury, whereas the partial pressure of oxygen of venous blood entering the pulmonary capillary is 40 millimeter of mercury, because a large amount of oxygen was removed from the blood as it passed through the peripheral tissue. Therefore, the initial pressure difference that causes oxygen to diffuse into the pulmonary capillary is 104 minus 40 is equal to 64 millimeter of mercury के डिफरेंस से वो आ जाएगी अंदर। ठीक है, एल्वियोलस से कैपिलरी में आ जाएगी। अच्छा, एक वीनस एडमिक्सचर ऑफ गैसेस भी होता है, इसीलिए देखें उसमें क्या होता है। अब टिश्यू वाले ये डायग्राम देख लें कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आर्टीरियल एंड ऑफ कैपिलरी में 95 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है, और टिश्यू में कितना है? जब टिश्यू तक आई वो तो 40 हो गया था, लेकिन अंदर तो बहुत कम है ना, ऑक्सीजन इस्तेमाल हो गई, 23 हो गया, तो 40 से 23 फिर भी कम है। तो अगर 40 भी हो गया वहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, तो फिर भी वो टिश्यू ही के अंदर जाएगी। ठीक है आपने, वीनस एंड ऑफ कैपिलरी में फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 हो जाता है। 40 जब पल्मोनरी कैपिलरी में आई और अंदर जो है 104 है एल्वियोलस में, तो जाहिर बात है एल्वियोलस से वो कैपिलरी में आएगी। कभी ये तो नहीं होगा ना कि वो ऑक्सीजन बाहर निकल जाए और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा।
ये लम्या ने ऐसा सोच समझ के बनाया, देखो। तो ऑक्सीजन की हमने ट्रांसपोर्ट देख ली। 98% ऑफ द ब्लड that enters the left atrium from the lung has passed through the alveolar capillaries and has become oxygenated up to partial pressure of about 104 millimeter of mercury. Another 2%, मतलब 98% कितना ज़्यादा है, सिर्फ 2% of blood has passed from the aorta through the bronchial circulation. मतलब 98% तो blood जो है ना वो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू लंग्स में जाता है, ऑक्सीजनेट हो जाता है, लेकिन 2% ब्लड जो है ना उधर नहीं जाता है, उधर जाने से रह जाता है और डायरेक्ट ब्रोंकियल सर्कुलेशन के थ्रू एओर्टा में आ जाता है, यानी कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता, वो डीऑक्सीजनेटेड होता है. इट सप्लाइज डीप टिश्यू ऑफ द लंग्स, इट इज़ नॉट एक्सपोज टू द लंग एयर, वहाँ पे गया ही नहीं है. दिस ब्लड फ्लो इज कॉल्ड शंट फ्लो. शंट इसलिए कि वो गया ही नहीं उधर, सिस्टमिक सर्कुलेशन में आके उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिल गया, तो उसका फिर प्रेशर जो है ना, जो पहले 104 था वो फिर कम होकर 98 हो जाता है. ठीक है, मीनिंग दैट ब्लड इज शंटेड पास द गैस एक्सचेंज एरिया. गैस एक्सचेंज एरिया में वो गया ही नहीं. ऑन लीविंग द लंग्स, partial pressure of oxygen of shunt blood is about that of a normal systemic venous blood, about 40 millimeter of mercury. When the blood combines the pulmonary veins in the pulmonary veins with the oxygenated blood from the alveolar capillaries, this is called venous admixture of blood, causes the partial pressure of oxygen of the blood entering the left heart and pumped into the aorta to fall to about 95 millimeter of mercury. 104 से फिर 95 इसलिए हो जाता है कि उसमें शंटेड ब्लड भी मिल जाता है. सही है. अब डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन मैं सब समझा चुकी हूँ, सिर्फ स्लाइड पढ़े दे रही हूँ. डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द पेरिफेरल कैपिलरी इनटू द टिश्यू फ्लूइड. व्हेन द आर्टिकुलर प्रेशर रीचेज द पेरिफेरल टिश्यू, इट्स partial pressure of oxygen in the capillaries is still 95 millimeter of mercury, yet the partial pressure of oxygen that interstitial tissue that surrounds the tissue cell averages only 40 millimeter of mercury. तो वो फिर सेल के अंदर ही आएगा ना. Thus, there is a tremendous initial pressure difference that causes oxygen to diffuse rapidly from the capillary blood into the tissue, so rapidly that the capillary partial pressure of oxygen falls almost to equal the 40 millimeter of mercury pressure in the interstitium. अब diffusion of oxygen from the peripheral capillary to the tissue cells. Peripheral capillary से oxygen is always used up by the cells. ज़ाहिर बात है ऑक्सीजन तो इस्तेमाल हो रही है सेल में, तो वो कम होती जा रही है. Therefore, the intracellular partial pressure of oxygen in the peripheral tissue cells remains lower than PO2 in the peripheral capillaries, जहाँ पे 40 था. तो नॉर्मल इंट्रासेलुलर प्रेशर कितना रेंज कर जाता है ऑक्सीजन का, as low as 5 to as high as 40, एवरेजिंग 23 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. तो अगर वहाँ पे 40 भी हो गया है सराउंडिंग टिश्यू में, तो सेल के अंदर तो 23 है ना, तो वहाँ तो कम है, तो ज़्यादा से कम की तरफ आ जाएगा, तो सेल में ही आएगी हमेशा ऑक्सीजन. क्या बात है. रोल ऑफ ऑक्सीजन, रोल ऑफ hemoglobin in oxygen transport. Normally about 97% of oxygen transported from the lungs to the tissue is carried in chemical combination with hemoglobin in the red blood cells. The remaining 3% is transported in the dissolved state in the water of plasma and blood cells. Thus, under normal condition, oxygen is carried to the tissue almost entirely by the hemoglobin. तो समझे entirely hemoglobin के साथ बाइंड करके वो ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड में. ठीक है, अभी हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया है. इसके आप देख लें, असाइनमेंट मैंने बनाया था. क्वेश्चन 1 है, हाउ द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड. आप चाहे ग्राफ बना लें, चाहे आप लिख लें 1 2 3 करके, कि मेजर पोर्शन एज बाय कार्बोनेटाइन यानी कि 95%, 5% एज डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड, 5% एज कंबाइंड विद हीमोग्लोबिन और अदर प्रोटीन दैट इज नोन एज कार्बामीनो कंपाउंड. क्वेश्चन 2 है, हाउ द ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड. तो ट्रांसपोर्ट ब्लड में ऑक्सीजन बिल्कुल अलग तरीके से होती है. 98% इन कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन, 2% डिजॉल्व स्टेट. ठीक है. नंबर 3, हाउ द ऑक्सीजन इज डिफ्यूज फ्रॉम एल्वियोलाई एंड कैपिलरीज एंड देन टू इंटरस्टिशियल टिश्यू एंड फाइनली टू द सेल्स. इसमें आप प्रेशर डिफरेंस लिखिए. ठीक है, फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, लिख भी सकते हैं, ऐसे बनाइए कि आपको समझ में आ जाए, और जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ें तो आपको बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाए. क्योंकि आप इम्तिहान से एक दिन पहले तो गाइडन उठा के बेहोशी हो जाएंगे, वो पूरी किताब उठा के उसमें से देखने लगे भाई अब एक दफ़ा अच्छी सी रीडिंग दो और फिर उसके बाद इसके
ये जो मैं असाइनमेंट दे रही हूँ, बस ये असाइनमेंट पे पढ़ लेना, बहुत काफ़ी है। क्वेश्चन 4 है, हाउ द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज फ्रॉम द सेल्स टू इंटेस्टिशियल फ्लूइड एंड देन टू वीनस ब्लड एंड फाइनली टू द एल्वेओलाई टू बी एक्सहेल्ड आउट। तो उसमें वही प्रेशर डिफरेंस आपको बताना है, चाहे फ्लो चार्ट बना लें, चाहे लिख लें, चाहे जो भी करें, बस याद कर लें तो हो जाएगा आपका। देखें बहुत ज़बरदस्त है ये, मैं तो अशश करती हूँ, क्या अल्लाह मैंने बनाया ना, सोचें। चलें ठीक है, अब ना नेक्स्ट टाइम हमने नेक्स्ट लेक्चर जो है ना हमारा, वो हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है, क्योंकि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड है, जब तक वो उससे निकलेगी नहीं टिश्यू में नहीं जाएगी। तो कौन से फैक्टर होते हैं जो उसको निकाल के टिश्यू में भेज रहे हैं, कौन से फैक्टर हैं उसको वापस बाउंड कर रहे हैं, ये हम पढ़ेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। और प्लीज़ मुझे कमेंट करें, आप लोग तो कमेंट ही नहीं करते, भाई समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या है आप बताएं तो ना मुझे, कमेंट करें भैया, आप लोग लिखते नहीं हैं कुछ ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़।